या शुरू करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपका दो ग्रुप बचा हुआ था, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14, मतलब बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली। तो एक एक करके आप क्वेश्चन करते चलिए। ये देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें एग्जामिनर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। आइए एक एक करके स्टेटमेंट हम पढ़ते चलें। पहला आपका दिया हुआ है SnF4 इज आयनिक इन नेचर, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि PbF4 इज कोवैलेंट इन नेचर। दोनों स्टेटमेंट के बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तीसरे पे आइए, SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइड। बात सही है बेटा। हाइड्रोलिसिस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका सेंट्रल एलिमेंट हो या जो सराउंडेड एटम हो, किसी की भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या जिसके पास बेटा वैकेंट डी है, वो वाटर के लोन ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस होगी। तो ये आपका बेटा सही स्टेटमेंट है। ये आपका टेट्राहेलाइड है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मोर स्टेबल देन डाईहेलाइड, ये भी बात बेटा सही है। ठीक। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण Ge+4 जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, Ge+2 जो होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, इन दोनों में हमें चेक करना है। अब ढंग से देखिए, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है टिन टेट्राफ्लोराइड इज आयनिक इन नेचर, और दूसरा दिया हुआ है लेड टेट्राफ्लोराइड इज कोवैलेंट इन नेचर। ठीक। आपका ये जो ग्रुप नंबर है ये फोर्थ ग्रुप है या 14th ग्रुप है। 14th ग्रुप में जितने भी बेटा टेट्राहेलाइड होते हैं, 14th ग्रुप में जितने भी आपके टेट्राहेलाइड होते हैं, सारे के सारे टेट्राहेलाइड कोवैलेंट होते हैं। फोर्थ ग्रुप के सारे या 14th ग्रुप के सारे टेट्राहेलाइड जो होते हैं वो बेटा आपके कोवैलेंट होते हैं। लेकिन SnF4 और SnF4 और PbF4 ये दो टेट्राहेलाइड होता है। ये दोनों के दोनों बेटा नेचर इनका क्या होता है, आयनिक। अब ये देखिए यहाँ पे SnF4 इज आयनिक इन नेचर, ये सही दिया हुआ है, जबकि SnF4 इज कोवैलेंट इन नेचर, ये बात बेटा गलत दिया हुआ है। टिन टेट्राफ्लोराइड जो होता है ये बेटा आपका कोवैलेंट नहीं होता है, कैसा होता है, आयनिक होता है। फिर से सुनिए, 14th ग्रुप में जितने भी टेट्राहेलाइड होते हैं वो सारे के सारे कोवैलेंट होते हैं, लेकिन SnF4 PF4 जो होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। मतलब PF4 आयनिक होगा, कोवैलेंट नहीं होगा, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नॉट स्टेबल। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन दिए चारों में से कौन सा बेटा स्टेबल नहीं है। तो थोड़ा सा मान लें हम कि इसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने अकॉर्डिंग आंसर लगाएं। अब ये देखो, सिलिकॉन सेंट्रल एलिमेंट, जर्मेनियम, टिन। सिलिकॉन के कंपैरिजन में जर्मेनियम बड़ा एटम होता है, टिन बड़ा एटम होता है। तो बड़े एटम के साथ सराउंडेड एटम की संख्या 6 हो सकती है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब यहाँ पे सिलिकॉन के चारों ओर 6 क्लोरीन है और सिलिकॉन के चारों ओर 6 फ्लोरीन है। इन दोनों में से हमें एक आंसर लगाना है कि कौन पॉसिबल नहीं होगा, कौन स्टेबल नहीं होगा। तो ये देखिए, एक सिलिकॉन के चारों ओर 6 छोटे छोटे फ्लोरीन हो सकते हैं, इनके बीच में हिंड्रेंस कम होगा। लेकिन एक सिलिकॉन के चारों ओर 6 क्लोरीन सराउंडेड होंगे, तो क्लोरीन की साइज बड़ी होगी, हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, जिसके कारण कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो नॉट स्टेबल में जो आंसर आपका जाना चाहिए वो हो गया SiCl6-2 आपका। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी। कौन कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज होता है बेटा, ये सिलिकॉन का एक प्रॉपर्टी होता है कि सिलिकॉन जो होता है वो कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज होता है। ये सिलिकॉन के यूजेज में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म। एग्जामिनर कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन Mf6-3 नहीं बनाता है। तो ये देखिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो ये बेटा गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम है, इनमें डी होता है।
और डी होगा तो बेटा ये MF6 टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन बोरॉन जो होता है इसमें डी एब्सेंट होता है। डी एब्सेंट होने के कारण ये बेटा MF6-3 टाइप का कंपाउंड नहीं बनाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। It is because of inability of NS2 electrons of valence shell to participate in bonding that, फिर वो 4 ऑप्शन दिया हुआ, Sn+2 NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें या न करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर, लास्ट सेल के बैलेंस सेल के NS के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट न करें, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बेटा इनर्ट पेयर। तो इन्होंने इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेस पे ये 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्वेश्चन में ये देखिए सारे ऑप्शन में इन्होंने या तो बेटा टिन या लेड इसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है कि किसका आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और किसका कौन सा आयन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आप देखिए तो कार्बन फैमिली में टिन ऊपर होता है, टिन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, tin+2 और tin+4 ये होता है। और लेड के 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, lead+2 होगा और lead+4 होगा, ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप जानते हो कि tin+2 tin+4 में इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो tin+4 होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और tin+2 कम स्टेबल होता है। जबकि लेड के केस में उल्टा हो जाता है, लेड में +2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और lead+4 की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब आप देखिए कि कोई भी टिन का कंपाउंड +2 के फॉर्म में होगा तो वो बेटा +4 के फॉर्म में जाना चाहेगा। जब +2 से +4 में जाएगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। मतलब tin+2 जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगला lead+4 अनस्टेबल है, lead+2 स्टेबल है। तो कोई भी lead+4 कंपाउंड होगा वो स्टेबल होने के लिए आपका बेटा lead+2 में जाएगा। तो जब lead+4 से +2 में जाएगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पे आप देख लो tin+2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा, lead+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, tin+2 रिड्यूसिंग होगा और lead+4 ऑक्सीडाइजिंग होगा। ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी में, तो आपका सही होगा। यहाँ पे आइए, एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये नीट्स 2016 का कोई क्वेश्चन है कि बोरिक एसिड इज एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। बोरिक एसिड एसिड होता है क्यों? तो यहाँ पे देखिए बोरिक एसिड के बारे में। सबसे पहले बेटा बोरिक एसिड का डायग्राम आप बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। तो बोरिक एसिड हो गया OH, ये हो गया OH। बोरिक एसिड एसिड है ना। इसको हमने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर पास किया तो एक्वा सॉल्यूशन में बेटा H+ होता है और OH- होता है। अब ढंग से देखिए, जब बोरिक एसिड को हमने एक्वा सॉल्यूशन के अंदर पास किया तो यहाँ पे बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और लोन पेयर 0 है। इसका मतलब बोरॉन के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जब बेटा बोरिक एसिड को हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट करेगा जिसके कारण सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H+ प्रेजेंट होगा और इस एक्स्ट्रा H+ के कारण सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट होता है। बोरिक एसिड को जब एक्वा सॉल्यूशन में पास कराइए तो बोरॉन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वाटर के OH- हाइड्रोक्सिल आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिसके कारण सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H+ प्रेजेंट होगा और इसके कारण इसकी नेचर क्या हो जाएगी, एसिडिक। अब देखो ये एक OH- को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है या एक H+ जो सॉल्यूशन में है वो एक्स्ट्रा हो रहा है। इसके कारण जो बोरिक एसिड होता है H3BO3, इसकी बेटा जो बोरिक एसिड की बेसिसिटी है, बेसिसिटी या बैलेंसी फैक्टर आप कह लीजिए, तो जो आपकी बेसिसिटी है या बैलेंसी फैक्टर है वो 3 नहीं होती है। 1 OH- एक्सेप्ट के करने के कारण या 1 H+ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसके कारण
इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी 1, या इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। अब आंसर आप चेक कर लीजिए। कंटेंट्स रिप्लेसेबल H+, देखिए बोरिक एसिड अपना कोई भी H+ बेटा डोनेट नहीं कर रहा है। गिव्स अप ए प्रोटॉन, प्रोटॉन तो दे रहा है लेकिन अपना नहीं दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है लेकिन प्रोटॉन दे कैसे रहा है, ठीक, क्योंकि वो वाटर के OH- को एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर का एक्स्ट्रा H+ सॉल्यूशन के अंदर हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन, एक्सेप्ट OH- फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, तो ये आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। अगले ऑप्शन पे आइए। AlF3 सॉल्यूशन soluble in aluminum trifluoride is soluble in HF only in presence of KF. It is due to formation of, ढंग से सुन लीजिएगा, AlF3 एल्युमिनियम ट्राईफ्लोराइड केवल और केवल HF में सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों? तो इसका बेटा आंसर होगा HF जो होता है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF आसानी से H+ रिलीज नहीं करता है, जिसके कारण AlF3 सॉल्युबल नहीं हो पाता है। लेकिन बेटा AlF3 HF के साथ KF की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स का फार्मूला होता है K3AlF6 और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण जो बेटा एल्युमिनियम ट्राईफ्लोराइड होता है वो HF में KF की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। अगला ये स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग इंक्रीजेस, और ये देखिए सारे के सारे ये बेटा ग्रुप थर्ड के एलिमेंट हैं। अब देखिए ग्रुप थर्ड में बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है और आप जानते हो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी घटती है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी घटती है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी किस में होगी, थैलियम, और सबसे कम किस में होगी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम से ज़्यादा स्टेबल होगा इंडियम का +1 और सबसे ज़्यादा किसका स्टेबल होगा, थैलियम का +1। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, फर्स्ट। आंसर हो गया फर्स्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट, पूछ रहा है एग्जामिनर कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के इक्विवेलेंट है। तो आंसर आपका जाएगा सी, बोरोन नाइट्राइट। बोरोन नाइट्राइट का बेटा जो पॉलीमेरिक फॉर्म होता है वो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहलाता ही कहलाता है, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्रेफाइट की तरीके से होती है। फिर से सुनिए, बोरोन नाइट्राइट का जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज होता है जैसे ग्रेफाइट होता है, मतलब इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कह सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th। एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए मोनोमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। अब यहाँ पे देखिए सिलिकॉन पॉलीमर में, तो आप ढंग से देखिए, थ्योरी इसका देखिए। तो सिलिकॉन पॉलीमर बनाने में बेटा जैसे आपका कंपाउंड है, एल्किल ग्रुप हो, एराइल ग्रुप हो, कुछ भी हो, तो ये जो होता है ये आपका बेटा डाइमर बनाता है, ये आपका पॉलीमर बनाएगा। ये देखिए ये एल्किल है और ये एरिल है, ये भी बेटा पॉलीमर बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा। ये भी आपके पॉलीमर का क्या करेगा, फॉर्मेशन। अब डिफरेंस क्या है, ये देखिए, ये जो होगा ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। ये भी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये लीनियर पॉलीमर का क्या करेगा, फॉर्मेशन, लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। ये देखिए डाई एल्किल सिलिकॉन डाइक्लोराइड या डाई एरिल सिलिकॉन डाइक्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद इस कंपाउंड की आप कंडेंसेशन कराइए तो लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। जबकि डाई एल्किल एरिल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड, इसका हाइड्रोलिसिस कराइए और जो ट्राइऑल बने उसका बेटा पॉलीमराइजेशन कराइए। तो जब पॉलीमराइजेशन कराओगे तो इसमें बेटा लीनियर पॉलीमर नहीं, क्या बनेगा, क्रॉस पॉलीमर। और ये जो कंपाउंड होता है ट्राई एल्किल सिलिकॉन क्लोराइड, इसमें बेटा आपका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो केवल एक OH आएगा और दो मॉलिक्यूल ऐसा लोगे तो केवल और केवल डाइमर का क्या होगा, फॉर्मेशन, कभी भी ट्राइमर का फॉर्मेशन नहीं होगा।
एग्जाम में बेटा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि सिलिकॉन पॉलीमर की चेन बन रही हो, उस चेन को हमें टर्मिनेट करना हो तो क्या मिला देना चाहिए। आंसर होता है Me3SiCl को क्या करना चाहिए, मिक्सअप कर देना चाहिए। तो ये देखिए इसमें जिसमें सिंगल क्लोरीन है ये डाइमर बनाएगा, चेन टर्मिनेट का काम करता है, जबकि डाईऑल ट्राईऑल ये सब जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। डाई वाला जो होता है वो लीनियर पॉलीमर बनाता है, ट्राई वाला जो होता है वो क्या बनाता है, क्रॉस बनाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11th। एग्जामिनर पूछ रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट, इन चारों ऑप्शन में से सिलिकेट की बेसिक यूनिट क्या होगी। तो आंसर होता है SiO4-4, ये बेसिक यूनिट होती है और ये होती बेटा कैसे है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा हो गया, डी। अगले क्वेश्चन पे आइए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक, बेरिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, बात ये बेटा सही है। Mg2SiO4H ऑर्थोसिलिकेट, मैच कीजिएगा, ये भी सही है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन सिलिकेट इज SiO4, थोड़ा सा बेटा इसमें लिखने में गलती एग्जामिनर ने कर दिया है, SiO4-4। टेट्राहेड्रॉन अभी हमने बताया था। अब देखिए फेल्सपार, फेल्सपार जो होता है वो एल्यूमिनो सिलिकेट होता है, जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि फेल्सपार इज नॉट एल्यूमिनो सिलिकेट। तो ये जो स्टेटमेंट है डी, ये आपका बेटा गलत है, फेल्सपार एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। ठीक, एग्जामिनर कह रहा है कि फेल्सपार आर नॉट एल्यूमिनो सिलिकेट, ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो गलत है। आइए अगले क्वेश्चन में, नेम द टू टाइप ऑफ structure of silicate in which one oxygen atom of SiO4-4 is shared। पहला कह रहा है लीनियर चेन सिलिकेट, सेट सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, 3 डायमेंशनल सिलिकेट। ये देखिए लीनियर चेन सिलिकेट जो होता है इसमें बेटा आपके दो यूनिट होते हैं, दोनों यूनिट में से किसी का भी एक ऑक्सीजन जो होता है वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब कॉमन कंबाइन नहीं होता है। लेकिन पायरोसिलिकेट जो होता है, पायरोसिलिकेट में दो सिलिकेट की यूनिट होती है और दोनों का एक एक ऑक्सीजन आपस में बेटा ओवरलैप करता है, मैच कंबाइन होता है। तो इसमें कह रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम एक यूनिट का शेयर होना चाहिए। पायरोसिलिकेट में दो यूनिट इन्वॉल्व होती हैं, दोनों का एक एक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होता है, यूनिट बैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं। तो इसका आंसर कौन सा चला गया, पायरोसिलिकेट। आइए अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पूछ रहा है प्योर सोडियम मेटल डिजोल्व्स इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्यू सॉल्यूशन। बताया है बेटा, थ्योरी आपकी होती है कि प्योर सोडियम जो होता है उसको लिक्विड अमोनिया में जब डिजोल्व किया जाता है तो दो टाइप का आयन बनता है या दो टाइप के पार्टिकल्स बनते हैं, एक को कहा जाता है अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन और एक को कहा जाता है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो बेटा पैरामैग्नेटिक होता है और उसका कलर कैसा होता है, ब्लू। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला, NaH रिएक्ट्स विथ ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, ये भी बेटा बात सही है। लास्ट ऑप्शन को पढ़ लो, फिर सी को हम बता रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट, ये बेटा स्टेटमेंट सही है। किसी भी, हमने आपको कई बार बताया कि आप बाइकार्बोनेट को हीट करो तो कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। बाइकार्बोनेट को हीट करो तो कार्बोनेट बनता है, कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बनता है, बाइकार्बोनेट। तो ये सही स्टेटमेंट है। बाइकार्बोनेट को हीट कीजिएगा तो कार्बोनेट का क्या होगा, फॉर्मेशन। अब एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ एक्सेस, यहाँ पे बेटा एक्सेस दे दिया है। अगर एल्युमिनियम लिमिटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर बेटा एल्युमिनियम एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब जो सी स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत। आइए अगला आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। पूछ रहा है एग्जामिनर कि इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक नेचर का होगा। जितने भी केमिस्ट्री में एम्फोटेरिक एलिमेंट या उनके ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बेटा हम पीरियोडिक टेबल में आपको बता चुके हैं। टिन ऑक्साइड SnO2 जो होता है ये क्या होता है, एम्फोटेरिक। आइए अगला, क्वेश्चन नंबर 16th। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्राइड एक्ट एज लिविस एसिड। लिविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कौन होगा।
अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल है, ये बेटा लिविस बेस होगा, लिविस एसिड नहीं होगा। वाटर, वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर में से किसी को भी डोनेट कर सकता है, लिविस बेस होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लिविस बेस नहीं होगा। लेकिन B2 डाइबोरेन, बोरॉन जो है उसके चारों ओर केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी। अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लिविस एसिड की तरीके से बिहेव करेगा। आइए अगला क्वेश्चन, टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3, BBr3 टू बिहेव एज लिविस एसिड। एग्जामिनर कह रहा है कि BF3, क्वेश्चन बेटा ठीक है, BCl3 और BBr3, इनमें से लिविस एसिड का कौन सा सही सा ट्रेंड होगा, मतलब किसकी लिविस एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। अब देखो बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया सब में, और बोरॉन की 3 बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर हुआ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो सारे कंपाउंड में बोरॉन अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बाहर से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। फिर भी हम चेक करें कि तीनों कंपाउंड में किस बोरॉन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। जिसके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी वो उतनी आसानी से ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट। अब यहाँ पे बेटा सराउंडेड एटम फ्लोरीन है, फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 लोन पेयर, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाया, 3 लोन पेयर, ब्रोमीन 1 बॉन्ड बनाया, 3 लोन पेयर। मतलब ये सारे के सारे जो आपके हैलोजन हैं वो बोरॉन की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेंगे, बैक बॉन्डेड करेंगे। तो यहाँ पे बेटा ये जो कॉन्सेप्ट आया वो हुआ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे जो भी आपका कॉन्सेप्ट आया वो किसका हुआ, बैक बॉन्डिंग का। तो ये आपका बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों कंपाउंड में फ्लोरीन की बैक बॉन्डेड होने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी फ्लोरीन में होती है, उससे कम क्लोरीन में होती है, और सबसे कम ब्रोमीन में होती है। तो ब्रोमीन सबसे कम अमाउंट में बैक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, मतलब बोरॉन के पास BBr3 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जिसके कारण इसका लिविस एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सबसे ज़्यादा लिविस एसिडिक कैरेक्टर बोरॉन ट्राइब्रोमाइड का होगा, फिर बोरॉन ट्राइक्लोराइड का होगा, और सबसे कम किसका होगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय, अभी हमने आपसे कहा कि जिसमें 2 क्लोरीन हो, हाइड्रोलिसिस हो, डाइऑल बने, वो लीनियर चेन पॉलीमर बनाता है, और जिसमें 3 हो वो आपका बेटा क्रॉस लिंक बनाता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3SiCl3 फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर, ये बेटा क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाएगा। ये किसी भी टाइप का पॉलीमर नहीं बनाएगा। ये देखिए डाइऑल होगा तो ये पॉलीमर तो बनाएगा, लेकिन ये कैसा बनाएगा, लीनियर। और ये जो होगा ये होगा, तो या तो ये चेन टर्मिनेट करेगा, ये पॉलीमर नहीं बनेगा, लेकिन डाइमर का क्या करेगा, फॉर्मेशन। तो जो आपका आंसर चाहिए स्ट्रेट चेन पॉलीमर के लिए वो होता है डाई एल्किल सिलिकॉन डाइऑल या डाई एरिल सिलिकॉन डाइऑल, मतलब सी। अगले पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लेड एंड टिन। लेड टिन के लिए ढंग से देखो, रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है। लेड नीचे होता है, टिन ऊपर होता है। लेड नीचे होता है तो लेड में जो सबसे कॉमन होता है, जो स्टेबल होता है वो +2 होता है, और टिन में क्या होता है, +4। तो ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें +2 हो और क्या हो, +4। तो +2 +4 आ रहा है फर्स्ट में, तो आपका आंसर होगा, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस इज प्रेजेंट इन चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। तो चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट में कौन सा इसमें पाया जाएगा। तो जो भी आपका है इसमें कई सारी सीरीज होती हैं, वो आप मैच कीजिए। यहाँ पे चेन स्ट्रक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है
द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा है, तो आपको बेटा मालूम है कि जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp में होगी, फिर sp2 में होगी और सबसे कम sp3 में होगी। आइए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलाइट इज फॉल्स। एग्जामिनर कह रहा है कि इन दिए हुए चार में ऑप्शन में से जियोलाइट के लिए कौन सी बात गलत है। दे आर यूज एज कैटायन एक्सचेंज, सही है। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच इनेबल्स देम टू टेक अप ए स्मॉल मॉलिक्यूल, ये भी आपका सही है। जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट हैविंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ये भी आपका बात सही है। सम ऑफ सिलिकेट यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाई, ये जियोलाइट, ये आपका बेटा गलत स्टेटमेंट है, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। पहला है बेटा बोरिक एसिड। अभी आपको समझाया था कि बोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन के अंदर अपना प्रोटॉन नहीं डोनेट करता है, वो बेटा सॉल्यूशन में वाटर के OH- को एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में क्या हो जाता है H+, और सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाता है एसिडिक। तो बोरिक एसिड प्रोटोनिक एसिड नहीं होगी। आइए अगला, विच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे बेटा इसको पॉलीमर के फॉर्म में देना चाहिए था, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं होगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं होगा। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं होगा। लेकिन बेटा BCl3, यहाँ पे आप आइए BCl3 के बारे में। अच्छा एक चीज़ और देखिए, PCl5, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फॉस्फोरस में D होता है, और D होने के कारण बेटा इसकी यहाँ पे अभी तक ऑक्टेट नहीं, सुपर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेटा कंप्लीट सही नहीं है, इस क्वेश्चन में गलतियां हैं, ऑप्शन एग्जामिनर ढंग से सेट नहीं कर पाया है, क्योंकि इसमें कई सारे आंसर जाएंगे, PCl5 भी जाएगा और बोरॉन ट्राइक्लोराइड। फिर भी एक आंसर लगाना हो तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड को आप लगाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। आप जानते हो कि बेटा डायमंड जो होता है उसमें कोई भी फ्री वैलेंसी नहीं होती है, जिसके कारण नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये चला गया। ग्रेफाइट जो होता है ये भी बेटा आपका नॉन मेटल के फॉर्म में होता है, लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन की 4 वैलेंसी में से 3 सेटिस्फाइड होती है, एक अनसेटिस्फाइड होती है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण ये कंडक्टिविटी को शो करता है। पोटेशियम मेटल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टिविटी शो करेगा। सोडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल है, जिसके कारण ये कंडक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन। एग्जामिनर कह रहा है कि डाइबोरेन में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। डाइबोरेन देखिए, बोरॉन बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन। ये बेटा आपका, ये देखिए इस बोरॉन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, और 4 बॉन्ड बनने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो डाइबोरेन में जो बोरॉन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज। बेटा लेड पेंसिल में आपका ग्रेफाइट होता है, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, प्लस थोड़ी सी मात्रा में क्ले होता है, मतलब लेड पेंसिल में ग्रेफाइट प्लस क्ले होता है, कोई भी लेड नहीं होता है, तो लेड की अमाउंट क्या हो जाएगी, 0। ऑप्शन सी वाला जो होगा वो आपका सही होगा। अगला, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड ऑन ईच कार्बन एटम, स्प्रेड बिटवीन द स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। गलत कॉन्सेप्ट है। ग्रेफाइट में बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है,
कार्बन की 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होती है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो हर तीसरे कार्बन पे क्या होता है, लोकेलाइज होता है। तो आपका 29th का जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, बी। अगला, बोरॉन कंपाउंड्स बिहेव एज लेविस एसिड। बोरॉन के जो कंपाउंड होते हैं लेविस एसिड होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंप्लीट करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और लेविस एसिड की तरीके से बिहेव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 31, एल्युमिनियम 3 क्लोराइड फॉर्म्स ए डाइमर बिकॉज एल्युमिनियम 3 क्लोराइड जो होता है वो डाइमर बनाता है एल्युमिनियम का, ऐसा क्यों? बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, गलत बात है। कैन हैव हायर ऑक्सी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक, सही है। बोरॉन ट्राइक्लोराइड जो होता है उसमें, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, उसमें एल्युमिनियम नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन बेटा एल्युमिनियम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाइड करने के लिए ये डाइमर का एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो 3 बॉन्ड बनाता है वो बेटा डाइमर बना ले तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए, सेटिस्फाइड। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाइड करने के लिए वो क्या बनाता है, डाइमर। तो आंसर आपका बी ये करेक्ट होगा। आइए अगला, द BCl3 इज प्लेनर मॉलिक्यूल वेयर एज NCl3 इज पिरामिडल। बात सही है, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो ये बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ये सही है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन 1 लोन पेयर आने के कारण शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल, ये सही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर, ये टाइप का आंसर नहीं होगा। BCl3 हैज नो लोन पेयर बट NCl3 हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका आंसर सही होगा। 33 क्वेश्चन नंबर, कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू 4 ग्रुप, सही है। द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कार्बन इन कॉमनली अकरिंग कंपाउंड इज 4 वेयर एज दैट ऑफ सिलिकॉन इज 6। एग्जामिनर कह रहा है कि कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है जबकि सिलिकॉन का 6 होता है, ऐसा क्यों? सबको मालूम है कार्बन सेकेंड पीरियड का होता है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का होता है, और थर्ड पीरियड से बेटा आपका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है। तो सिलिकॉन में एबिलिटी ऑफ लो लाइंग डी ऑर्बिटल्स इन सिलिकॉन, इसके कारण बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 6। आइए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोरिक एसिड इज नॉट करेक्ट। एग्जामिनर कह रहा है कि इन दिए हुए 4 स्टेटमेंट में बोरिक एसिड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। इट हैज ए लेयर स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर बोरेट यूनिट आर ज्वाइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। बोरिक एसिड में बोरेट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये जो बोरेट होता है प्लेनर होता है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही होगा। इट डज नॉट एक्ट एज प्रोटॉन डोनर बट एक्ट एज ए लेविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्सिल आयन, ये भी आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड, कई बार आपको बेटा बताया है कि जो बोरिक एसिड होती है, बोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपना H+ नहीं देती है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो वाटर के OH- को एक्सेप्ट करती है, जिसके कारण एक्स्ट्रा H+ प्रेजेंट होता है, और इस एक्स्ट्रा H+ के कारण वो एसिडिक नेचर होता है, और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1, तो ट्राई बेसिक होगा, ये गलत है, मतलब ये ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 35, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बेटा ये साइज पूछा हुआ है, तो आपको कई बार बता चुके हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा साइज उतनी बड़ी होगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा साइज उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, सबसे बड़ी साइज सोडियम प्लस की होगी, उससे कम Mg+2 की होगी, उससे कम एल्यूमिनियम +3 की होगी, और सबसे कम सिलिकॉन +4 की होगी। तो जो आपका ऑप्शन जाएगा सही वो कौन सा हो गया, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स बाइंड्स टुगेदर द कार्बन एटम इन डायमंड। आप जानते हो डायमंड सॉलिड स्टेट में जाइए, लिखाया गया होगा, डायमंड जो होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड तो होता है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में लिक्विड गैस ना हो के क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड। और बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से क्या हो जाती है, ज़्यादा। कोवैलेंट कंपाउंड नहीं,
कोवैलेंट सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो आयनिक कंपाउंड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, डायमंड, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, इंसुलेटर। डायमंड बेटा इंसुलेटर नहीं होता है, डायमंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सिलिकॉन क्या होता है, इंसुलेटर। अगले क्वेश्चन में आइए, ग्लास एज। ग्लास जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है, कैसा सॉलिड होता है, एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड होता है, और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ग्लास आपका होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एज्यूम टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज। ठीक, सेम ढंग से चीज सुन लेना। एक होता है बेटा एलोट्रॉप, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप। कोई भी आपसे पूछे कि एलोट्रॉप क्या होता है, तो सेम कंपाउंड के डिफरेंट फॉर्म जिनका केमिकल फार्मूला, जिनका मतलब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सेम हो लेकिन केमिकल फार्मूला क्या हो, अलग हो। सेम एटम के डिफरेंट फॉर्म या सेम एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म जिनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट मतलब सेम एटम से बने हो लेकिन उनका बेटा जो केमिकल कंपोजिशन हो वो क्या हो, अलग हो। केमिकल कंपोजिशन सेम हो, केमिकल फार्मूला अलग हो, उनको आपस में क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप। और ऐसे एलोट्रॉप जो आपस में क्रिस्टलाइन नेचर के हों, ऐसे एलोट्रॉप जो आपस में क्या हों, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप हों, उनको क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फ। ये आपको हमने बताया था। आइए अगला क्वेश्चन, दिस सब्सटेंस यूज्ड एज स्मोक स्क्रीन इन वारफेयर। वारफेयर, स्मोक स्क्रीन वारफेयर। तो इसमें बेटा जो आंसर होगा वो पहला होगा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में सिलिकॉन के पास वैकेंट डी है, हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस होगी तो बेटा HCl का क्या होगा, फॉर्मेशन। और आप जानते हो कि HCl जो होता है ये वाइट फ्यूम होता है, HCl वाइट फ्यूम होता है। और ऐसा कंपाउंड जिसकी हाइड्रोलिसिस हो और हाइड्रोलिसिस के बाद वाइट फ्यूम का फॉर्मेशन हो, वो सारे के सारे कंपाउंड स्मोक स्क्रीन या वारफेयर वगैरह में यूज होते हैं। तो इसमें आपका बेटा टोटल बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली जो 11th के 2 टॉपिक होते हैं पी ब्लॉक में, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा जो आपका पी ब्लॉक होता है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए गए। अगले टर्म पे आप बेटा डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये आप पढ़िए। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सारे के सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डी एफ। डी एफ होने के बाद एस करा देंगे, फिर फिजिकल। ठीक, थैंक यू।